जैसे कि पिछली सरकार, जो पिछले इलेक्शन हो रहे थे, पिछली सरकारें जो चल रही थी, उसमें साफ समझ में आ रही थी कि श्रीलंका कर्ज के जाल में फंसा। और कर्ज के जाल में फंसने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसने किया? चीन ने। और इत्तेफाक की बात यह है, और ये सच्चाई है जो मैं बोल रहा हूं आपको, कि ये सरकारें जितने भी हमारे पड़ोसी देश में हैं, इनका अंदर से दिल धड़कता है चीन के लिए। मैंने आज से लगभग 1 साल पहले खबर पढ़ी थी कि लगभग हो सकता है 10 से 12 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हमारे पड़ोसी देशों के पास है, जो चीन ने दे रखा है। इनके राष्ट्रपति बनते ही बहुत सारे जो पुराने पॉलिटिशियन थे, जिनमें राजपक्षे परिवार भी है, वो सब बहुत सारे नेता जो है वो देश छोड़कर जा रहे हैं। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में चुनाव हुए और नए राष्ट्रपति साहब चुन लिए गए। आज उन्होंने शपथ भी ले ली। शपथ लेने के साथ साथ ही कुछ बातों की एकदम चर्चा शुरू हुई कि क्या जो नए राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके जो हैं वो भारत के पक्षकार हैं या विपक्षकार हैं। पक्ष विपक्ष की बात जब शुरू होती है तो हमारे पड़ोसी देशों के सामने 2 ही देश नजर आते हैं कि किस तरफ जाएं, चाइना की तरफ जाएं या भारत की तरफ जाएं। पहले ये भागते हैं चाइना की तरफ, जब लुट जाते हैं, पिट जाते हैं, खसोट लिए जाते हैं, तब कहते हैं भारत से कि भैया हमें बचाओ। फिर भारत, देखिए हम तो लुटे पिटे लोगों को गले लगाने के लिए फेमस है कि आओ हमारे पास, गले लग जाओ, कुछ ना कुछ तुम्हें तसल्ली दे ही देंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि अनुरा दिसानायके, जैसे कि पिछली सरकार, जो पिछले इलेक्शन हो रहे थे, पिछली सरकारें जो चल रही थी, उसमें साफ समझ में आ रही थी कि श्रीलंका कर्ज के जाल में फंसा। और कर्ज के जाल में फंसने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसने किया? चीन ने। पहले कर्ज देता चला गया। जब कर्ज एक दिन जब हल्का सा बैलेंस करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि हमारे पैसे वापस लाओ। नहीं दे सकते तो हम्बनटोटा पोर्ट हमें दे दीजिए। हम्बनटोटा पोर्ट भारत के नजदीक है। मैंने एक दिन आपको बातों बातों में बताया था कि चीन की एक बड़ी जबरदस्त नीति है, मोतियों की माला की नीति। चीन की मोतियों की माला की नीति साफ कहती है कि भैया भारत को घेर लो चारों तरफ से। वो और भी देशों के प्रति ऐसा काम करता है, लेकिन भारत उसके मेन कंसर्न में है कि भैया भारत को हर तरीके से चारों तरफ से घेर कर रखो। इनके पड़ोसी देशों को खूब कर्जा दो, बर्बाद कर दो इन्हें। बर्बाद कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक हमारी बात मानेंगे और फिर हम जो इनसे कहेंगे ये वही बात मानेंगे। इस बात को मैं कई बार बता चुका हूं कि चीन के हमारे प्रति हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। और एक तरफ वो बात करेगा शांति की, लेकिन वो भारत की कहीं भी कटी करने में पीछे नहीं रहता है। इसी क्रम में पिछले 2-3 सालों में हमारे पड़ोसी देशों में चुनाव हुए। और इत्तेफाक की बात यह है, और ये सच्चाई है जो मैं बोल रहा हूं आपको, कि ये सरकारें जितने भी हमारे पड़ोसी देश में हैं, इनका अंदर से दिल धड़कता है चीन के लिए कि ईस्ट और वेस्ट हमारे लिए चाइना इज द बेस्ट। लेकिन जैसे ही चाइना का बेस्ट खत्म होता है, चाइना कर्जा में फंसता है, फिर ने समझ में आता कि भैया बचाइए आप हमको। क्या है कहानी श्रीलंका की, मेरे साथ समझिए आप। जनता विमुक्ति पेरुमना एक पार्टी, बाद में एक गठबंधन की एक पार्टी जिसके उम्मीदवार अनुरा दिसानायके इलेक्शन जीते। इस बात की पहले भी उम्मीद जताई जा रही थी कि इनका जो क्रेज है लोगों में, इनका क्रेज बहुत ज्यादा है। और ये पहले भी वो जो पोल्स होते हैं ना, पोल्स में ये आगे चल रहे थे। वो आपको कुछ तस्वीरें याद होंगी, जिन तस्वीरों में श्रीलंका में खूब ठीक ठाक प्रोटेस्ट हुए थे। श्रीलंका की हालत खराब थी, चीन के कर्ज के जाल में चीन तो छोड़ो, सबके कर्ज जाल में फंसा हुआ था। महंगाई चरम पर थी, लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू किए। सबसे बड़ी बात बताई गई कि कर्ज और भ्रष्टाचार। ऐसी स्थिति में अनुरा दिसानायके अपने द्वारा दिए गए बयानों के कारण बड़े फेमस हो गए। और जो युवा धीरे धीरे अनुरा दिसानायके से जुड़ते चले गए। कैंडिडेट बने प्रेसिडेंट के, मैंने बताया पोल्स में आगे थे, रिजल्ट भी उन्हीं के पक्ष में आया। हालांकि 2 राउंड की मतगणना करनी पड़ी। पहले राउंड में इनको जो 50% कोटा होता है वो इनको मिला नहीं था, लेकिन फाइनली इनकी जीत हुई। और इसी विद्रोह से ये इतने पॉपुलर हो गए थे कि ये कंफर्म था कि भैया इन्हीं को यही क्या बनेंगे, यही राष्ट्रपति बनेंगे। इनके कुछ बयान बड़े पॉपुलर हुए। हमारे पड़ोसी देश, हमें समझ में नहीं आता कि अपने मुद्दे छोड़कर हमारे ऊपर बयानबाजी करके आगे आ जाते हैं। मालदीव आउट, इंडिया आउट का नारा दिया मुइज्जू साहब ने। इन्होंने कहा कि अडानी का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दूंगा। उधर एक यूनिस साहब हैं, उनको लगता है कि भारत हमारे यहां गड़बड़ करा रहा है। ठीक है, ऊपर अभी तो नेपाल में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन नेपाल में इससे पहले जो सरकार थी वो कम्युनिस्ट सरकार थी, पुष्प कुमार दहल प्रचंड। उन्होंने जैसे ही वो वहां के प्रधानमंत्री बने, चीन को ऑफर देने शुरू करे, हमारे यहाँ पोर्ट बना लो, रेल बना दो, हवाई जहाज के अड्डे बना लो। लेकिन हालांकि अब उनकी सरकार वहां से हट गई है। इधर पाकिस्तान, शहबाज शरीफ, इनके तो मेरे हिसाब से पूरी तरीके से एक ही माई बाप है, वो है चाइना। चाइना हटा नहीं कि ये गए नहीं। ऊपर तालिबान, देखिए तालिबान जो अपनी सत्ता में लाने के लिए उसने कुछ भी इस्तेमाल किया हो, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों ये बात तो आप समझ लीजिए कि तालिबानियों ने का भी मन धड़कता है तो किसके लिए? चीन के लिए। हालांकि
ये हमारी कूटनीति की विशेषता है, ये हमारी विदेश नीति के नए आयाम हैं कि हम बैलेंस करके चल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पता नहीं कहां हल्की सी चूक हो जाती है कि इनको चीन अपने लपेटे में ले ही लेता है आखिर में। मैंने आज से लगभग 1 साल पहले खबर पढ़ी थी कि लगभग हो सकता है 10 से 12 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हमारे पड़ोसी देशों के पास है जो चीन ने दे रखा है। अरे भैया मर गए, ठीक है, कहां तक चुकाओगे, कहां तक सपोर्ट करोगे? देखिए भारत के पड़ोसी देशों में क्या हालात हैं। ये शहबाज शरीफ सिर्फ नाम के शरीफ, काम इनके सब जानते हैं। म्यांमार का जुंटा शासन, आर्मी रूल, आंग सान सूकी को वहां से हटा चुके हैं, वहां पर जुंटा शासन है, सबको पता है। जिस देश में आर्मी रूल लगा हुआ है, जिस देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद करा हुआ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में है, उस देश के पास हथियार आ कहां से रहे हैं? सबको सेंस है कौन दे रहा है? यूनिस साहब, वाह, इनके तो कहने का, ये हीरो हीरालाल जब से बने हैं इनको समझ में नहीं आता कि इन्होंने कसम खाई हुई है कि रोज भारत के खिलाफ एक बयान दूंगा तब ही रोटी खाऊंगा। ये रोज कुछ ना कुछ तमाशा करते रहते हैं। मोहम्मद मुइजू, इंडिया आउट हुआ या नहीं हुआ जाने दीजिए, पर बुद्धि आ गई कि भाई साहब चीन से कोई बहुत कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है। भारत ही एकमात्र हमारा पड़ोसी देश है जो निष्पक्ष रूप से, निष्पक्ष भी क्या है, हम भाई शांति चाहते हैं, हम चाहते हैं शांति बनी रहेगी, तुम शांत रहोगे तो ऑब्वियस बात है कि कई बार बच्चे को खिलौने इसलिए भी लाकर दिए जाते हैं कि वो किसी दूसरे के खिलौने तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए। जैसे हम बचपन में थे, हमें टीवी देखने का शौक था तो हम टीवी देखने पड़ोस में चले जाते थे। हमारे पिताजी को लगा कि पड़ोस में जाने से बच्चा ना बिगड़ जाए, पड़ोसी हमारे बच्चे को ना बिगाड़ दे, बच्चे को टीवी ला कर दो। तो हमें जब टीवी ला कर ताकि हम बाहर ना जाएं, इसीलिए भी हम मदद करते हैं इनकी कि ये वहां जाके ना बैठ जाए वरना फिर हमें टेंशन देंगे। इधर पुष्प कुमार दहल प्रचंड, हालांकि अब ये नहीं रहे हैं, लेकिन इनका भी स्पष्ट तौर पर क्या था, झुकाव था चीन की तरफ। तालिबान की सरकार है, आप सब जानते हो। चाइना इन सब के को एक साथ चाशनी में लपेटे हुए है। इनको लगता है कि चाइना के साथ हमारा बड़ा भविष्य है, इनको लगता है, लेकिन इनको अगले ही पल समझ में आ जाती है कि भविष्य नहीं है, बेड़ा गर्क कर देगा चाइना। ये भारत के सारे पड़ोसी देश हैं, ध्यान से देखो, सारे पड़ोसी देशों पर लगभग अंदर से दिल धड़कता है इनका चाइना के लिए। ऐसी ही स्थिति अनुराग दिसानायके के बारे में कही जा रही है कि अंदर खाने ये भी चीन के साथ लगाव रखते हैं। हालांकि जानकार ये कहते हैं कि शुरुआत में जरूर ये भारत विरोधी थे, लेकिन अब ये बैलेंस करने के मूड में है। बैलेंस करोगे तो चल जाओगे, और अनबैलेंस करोगे तो जो हालात पुराने वालों के हुए हैं तुम्हारे साथ भी होने में समय नहीं लगेगा। तो अनुराग दिसानायके क्या बन गए? प्रेसिडेंट बन गए, राष्ट्रपति बन गए हैं। ये वामपंथी विचारधारा के हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जनरली वामपंथी विचारधारा को तो हम वैसे भी सपोर्ट नहीं करते हैं सामान्यतः। क्या है वामपंथी विचारधारा? वामपंथी विचारधारा उन लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाती है जो किसी वजह से पीछे रह गए। अब साइन देखिए, आपको एक हाशिया दिख रहा होगा। मेरा कहने का मतलब है कि ये कहते हैं कि कई बार ये जो हम पीछे रह गए हैं ना, इससे वर्ग संघर्ष जन्म लेगा, और ये वर्ग संघर्ष खूनी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इस विचारधारा के हैं। जो नवयुवक थे वो समझ गए कि पुरानी सरकार हमें लूट खसोट के खा गई, हम बर्बाद हो गए, अब हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे में अनुराग दिसानायके मिले, हीरो बने, हीरो बनने के बाद प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो ये वामपंथी विचारधारा को सपोर्ट करने वाली शख्सियत हैं, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। और इनकी भारत का विरोध करने की एक परंपरा रही है। लिट्टे, वेल्लुपल्ली प्रभाकरन, जिसके बारे में तो कुछ दिन पहले यह भी न्यूज आई थी कि जिंदा है। लिट्टे, जिसका प्रभाव पूरे इस इलाके में था, श्रीलंका को आप देख सकते हो। जो कत्लेआम 1980 से 90 के दशक के बीच में चला, और हालांकि उसके बाद भी कंटिन्यू रहा, भारत ने उसमें अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजी। बड़ा दुर्भाग्य रहा कि चले तो हम शांति के लिए थे, लेकिन इस बात की ये हमारे उल्टी पड़ गई और हमें अपने एक माननीय प्रधानमंत्री साहब को एक बहुत बड़े हत्याकांड में खोना पड़ा। उनके साथ एक घटना हुई, आप जानते हैं, राजीव गांधी हत्याकांड, खोना पड़ा, इसमें लिट्टे का ही रोल था। ये जो इनकी पार्टी है, दिसानायके के साहब कहा जाते हैं कि जब ये पीस कीपिंग फोर्स वहां पहुंची तो इस पार्टी ने विद्रोह को भड़काया, हथियार उठाए, कीमत 1200 जवानों की शहीदी श्रीलंका में। तो इनका ट्रेंड रहा है भारत के खिलाफ। देखो, दो बातें, एक तो ये भारत के खिलाफ रहे, धीरे धीरे उसके बाद से चीन भी आगे बढ़ा, फिर ये चीन के नजदीक भी पहुंचे। हमारे खिलाफ, चीन के नजदीक, है ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। ठीक है, यह स्थिति हो गई। और अब इनको चूंकि राष्ट्रपति बने हैं, तो हालांकि ये कहते हैं कि इनका स्टैंड धीरे धीरे चेंज हुआ है। अब वो कितना चेंज हुआ है वो तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि चीन भी स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से श्रीलंका उनके लिए मैटर करता है और इसके लिए लगातार कर्ज दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या स्थिति है? राष्ट्रपति बने हैं, दो चैलेंज सबसे बड़े हैं। पहला चैलेंज, बनाओ बैलेंस। कैसे बनाओगे? पहला बैलेंस तो तुम अपने देश में बनाना है।
जब मैं ये सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय तक एक खबर आ रही थी कि इनके राष्ट्रपति बनते ही बहुत सारे जो पुराने पॉलिटिशियन थे, जिनमें राजपक्षे परिवार भी है, वो सब बहुत सारे नेता जो हैं वो देश छोड़कर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं साहब देश छोड़कर? क्या उन्हें किसी कार्रवाई का डर है, या इनके राज्य में वो सेफ नहीं है, या इनकी विचारधारा से उन्हें कुछ दिक्कत हो सकती है? कोई तो वजह रही होगी। चुनाव हारने के बाद देश कौन छोड़ता है भाई अपना? लेकिन नेता इनके देश छोड़कर जा रहे हैं। जब तक मैं इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा था खूब खबरें आ रही थी कि देश छोड़कर निकल रहे हैं वहां के मंत्री। इन्होंने शपथ ले ली, राष्ट्रपति बने। अब क्या स्थिति है साहब इनके? हाँ, मैं बता रहा था कि इनके सामने दो चैलेंज है। पहला चैलेंज कि पहले तो बैलेंस बनाए अपने देश में। हालात इतने खराब, इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई था। इन्फ्लेशन रेट हाई होने की वजह क्या थी श्रीलंका में? पहली वजह जो इन्फ्लेशन रेट हाई होने की थी कि एक तो इन्हें पैसा चाहिए था। क्या चाहिए था? पैसा। पैसा दिया तो आईएमएफ ने पैसा दिया, चलो वर्ल्ड बैंक तो फिर भी कुछ रियायत बरत देता है। चीन ने पैसा दिया, इन्होंने कड़ी कड़ी शर्तें लगाई। और जब आईएमएफ पैसा देता तो आईएमएफ ये पूछ लेता कि पैसा तो दे दूंगा, वापस कैसे दोगे भैया? तो वापस देने के लिए कि अब जैसे आप पाकिस्तान की स्थिति देखो, पाकिस्तान ने कहा कि पैसा तो ले जाओगे, वापस कैसे दोगे? कि भाई साहब कह रहे तुम क्या मजाक करते हो, तुम सारी तो सब्सिडी दे देते हो, सब्सिडियां कैंसिल करो, टैक्स बढ़ाओ, बिजली के रेट बढ़ाओ, डीजल पेट्रोल महंगे करो, टैक्स कलेक्ट करो, पैसा इकट्ठा करो, हमारी किस्त दो। यही कमोबेश शर्तें श्रीलंका पे थोपेगी कि बढ़ाओ। तो जो इनसे पहले राजपक्षे साहब थे उन्होंने बहुत विक्रम राणा सिंघे साहब, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन आईएमएफ की शर्तें कुछ ऐसी थी। राजपक्षे, विक्रम राणा सिंघे साहब, इनकी कुछ बहुत कोशिश की इन्होंने कि जो इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल किया जाए। लेकिन भैया आईएमएफ पैसा तब देगा जब वो ये देख लेगा कि हाँ जी वापस देने का जुगाड़ है। तो इनको पहले ये शो करना पड़ता है कि हाँ हमारे देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर है, लाओ पैसा दे दो, हम तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे। आईएमएफ जस्ट लाइक ए क्रेडिट कार्ड, भाई साहब लाओ, इनकम का सोर्स दिखाओ, क्रेडिट कार्ड ले जाओ। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा स्थिति में सुधार आया नहीं, और इसी स्थिति में अनुराग दिसानायके हीरो बने, क्योंकि जो आदमी आम आदमी के हितों की तुरंत फायदा पहुंचाने की बात करता है वो एक्चुअल में हीरो बन जाता है। चाहे फिल्म में ले लो, चाहे राजनीति में ले लो। आप जनता के सामने खड़े होकर ये कह दीजिए कि चिंता ना कीजिए कि जैसे ही हम बनेंगे तुम्हारे सब दुख हर लिए जाएंगे, ठीक है, हमारे बनते ही तुम्हारे दिन अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। तो जनता एकदम से हीरो मान लेती है और जाइए आपको जिता दिया। यही इनके साथ हुआ है। तो इनके सामने पहला चैलेंज है कि वो अपने को कैसे मेंटेन करें अपनी विदेश नीति को। विदेश नीति में चूंकि इनके दो पड़ोसी देश भारत और श्रीलंका, भारत और चाइना दोनों ही ताकतवर देश हैं, तो उनको बैलेंस करना अपने आप में चुनौती है, ठीक है। दूसरी बात, आर्थिक हालातों से निपटना बहुत बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि इनको जो कर्ज दिया गया है उसकी अब डिमांड आने लगी है कि भाई साहब वापस कीजिए। आप कर्ज कैसे वापस देंगे? कर्ज नहीं दोगे तो देखो ऐसा तो है नहीं कि फांसी पर टांग दिए जाओगे, लेकिन आगे पैसा मिलेगा नहीं, और जब तुम्हें आगे नहीं पैसा मिलेगा तो तुम्हारी कहानी बहुत दिनों तक फिर नहीं चलने वाली है। श्रीलंका फिर लपेटे में आ जाएगा, फिर वो चीन के पास भागेगा, ठीक है। और आपको मैंने बताया कि चीन का जो कर्ज का जाल है ना, ये एक ऐसी वो है रस्सी की फांस कि एक बार तुम्हारे गले में पड़ी तो तुम्हारे प्राण निकाल कर ही छोड़ेगी। ये आसानी से काबू, मतलब जो है ये आसानी से सुलझती नहीं चीन की, और चीन इसको बहुत तरीके से इस्तेमाल करता है। कितना कर्ज है श्रीलंका पर? श्रीलंका पर कर्ज ठीक ठाक है। भारत का जो अगर ओवरऑल कर्जा मान लिया जाए तो खुले बाजार का कर्ज 47% है। चीन का जो कर्ज है लगभग 10% है। एशियन डेवलपमेंट एडीपी बैंक का 13%, जापान का 10%, अन्य देश 9%। और चीन के कर्ज के जाल में फंसा है श्रीलंका। कुल $35 बिलियन कर्ज है, 10% हिस्सेदारी चीन की है। हम्बनटोटा पोर्ट मजबूरी में उन्हें देना पड़ा है। कर्ज नहीं चुकाने पर 2017 में इस पोर्ट को इन्होंने दे दिया था। चलिए, ये तो बात हुई कि भाई इलेक्शन, आगे के चैलेंजेस। भारत की क्या प्रतिक्रिया? हम तो खुश ही होंगे, हम तो खुश होंगे कि ठीक है भाई आपके देश में इलेक्शन हुए, 9वें राष्ट्रपति के रूप में आप चुने गए हो, बड़ी अच्छी बात है। वामपंथी सोच के लगभग पता कि बहुत दिनों बाद कोई राष्ट्रपति इनके यहाँ आया है। देखिए सोच भी हम ये चाहते हैं कि पहली बात तो सरकारें स्टेबल रहें। मेरे प्यारे साथियों, सोच तो ठीक है, लेकिन अगर सरकारें बार बार आएंगी जाएंगी ना तो भी देश बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। तो हमने, मोदी जी ने ट्वीट किया कि भाई बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस अनुराग दिसानायके ऑन योर विक्ट्री इन श्रीलंकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। श्रीलंका होल्ड्स ए स्पेशल प्लेस। श्रीलंका का एक विशेष स्थान है इन इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, भारत की पड़ोसी प्रथम नीति में। और हमारा विजन जो सागर है, क्या है सागर अभी बताऊंगा। आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग क्लोजली विद यू टू फर्दर स्ट्रेंथन एंड द मल्टीफेसिटेड कोऑपरेशन। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ आगे बढ़ें, हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। इस बात का जवाब हालांकि अनुराग दिसानायके, कुमारा दिसानायके ने भी दिया। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड द सपोर्ट। आई शेयर योर कमिटमेंट
commitment to strengthening the ties between our nations. Together we can work together, enhancing cooperation for the benefit of our peoples and the entire region. बड़ी अच्छी बात है। अगर आप अपने देश के साथ रीजन शब्द भी जोड़ते हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दिशा नायक साहब का एक विजन है ना। अपना अपना कहने वाले का कोई विजन जनरली नहीं होता है। अब मेरा और फिर सबका, या मेरे साथ सबके, ऐसे बात कहने वाले का एक विजन होता है। ठीक है, तो हमने सागर शब्द क्या है इसको भी समझ लीजिए। हिंद महासागर क्षेत्र में हमने 2015 में एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसे हम सागर कहा है, सिक्योरिटी एंड द ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर। हमने मिशन सागर को लॉन्च किया था। हमने कहा कि हम इस क्षेत्र में भी आपसे बड़ी अच्छी उम्मीदें रखते हैं, लेकिन बस खतरा एक ही बात का है कि भाई साहब अभी तक तो सब ठीक है, अब तो असल मायने में उठापटक शुरू होगी। कहीं ऐसा ना हो कि फिर वही भारत को, देखिए वैसे भारत किसी से कूटनीतिक स्तर पर हार मानने वाली शख्सियत में नहीं है, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन, तनाव, दबाव ये पैदा तो कर ही देती हैं। मैंने बताया कि हमारे जनरली हमारे पड़ोसी देशों में ऐसे लोगों की भरमार है। तो उम्मीद करते हैं हम दिशा नायके से कि आपके इस युग में, आपके इस राज्य में भारत और श्रीलंका के संबंधों को वो आयाम मिलेगा जो भारत के प्राचीन इतिहास से चला आ रहा है। हमारा और श्रीलंका के इतिहास का एक समृद्ध इतिहास रहा है। हमारी एक साझी परंपरा भी है, बौद्ध धर्म को लेकर रहे हैं, तमिल भाषी लोगों को लेकर रहे हैं, हमारी एक साझी परंपराएं भी हैं। उम्मीद करता हूं कि इन सब बातों का दिशा नायक के साथ ख्याल रखेंगे और भारत को अपने साथ लेकर अपने देश को एक तरक्की के मार्ग पर प्रशस्त करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी। मैं कल फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।